आज हम स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री का 4th चैप्टर, क्योंकि वैसे तो ये 3rd है, मगर हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं तो 3 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और दिस इज़ द 4th चैप्टर, दैट इज़ द गैसेस एंड इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर। सो इस स्टेट ऑफ मैटर के 3 पार्ट्स हैं पीएमडीसी में, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी गोना स्टडीइंग गैसेस और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो एसएलओज मैंने रिव्यू कर लिए हैं और हम आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस और हम पढ़ते हैं गैसेस के बारे में। तो जनाब, सबसे पहले जो स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास गैसेस हैं उसकी हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज़। तो ये गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके विदाउट आप ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते। सो गैसेस हैव नो डिफाइनाइट शेप, कोई इनका डेफिनेट शेप नहीं होता, किसी भी शेप में ये लोग अपने आप को कर सकते हैं। नो डेफिनेट वॉल्यूम, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी सिर्फ इतना याद रखो, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के आपस में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और इट शोज़ जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट हम सोल्यूशन क्लाइड्स में अगर हुआ तो हम पढ़ेंगे। वैसे दिस इज कॉल्ड द कूलिंग इफेक्ट मोस्टली ना। मॉलिक्यूल्स शो डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, गैस मॉलिक्यूल्स शो डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। इफ्यूजन बता दूंगा मैं बाद में। अच्छा जनाब, दे कैन एक्सर्ट अ सर्टेन प्रेशर, gas exert a certain pressure on the wall of container, wall of container के ऊपर एक certain pressure अप्लाई करते हैं and this pressure is due to the number of collisions। जितने number of collisions होंगे, आपस में इनकी टकराहट होगी मॉलिक्यूल्स की, उस पर ये फैक्टर डिपेंड करता है। कंप्रेस बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी है कंप्रेशन बाय अप्लाइंग प्रेशर। थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था कंप्रेशन बाय अप्लाइंग प्रेशर, फिजिक्स में हमने पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में। शो इलास्टिक कोलिजन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड या रिमेन्स कांस्टेंट कोलिजन। गैस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, फ्लो इन all the directions। अच्छा, the average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature of the gas। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ कांस्टेंट रहती है तो दूसरी चीज़ आपकी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, जिसके बिहाफ पे अब हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। प्रॉपर्टीज़ कुछ तरह याद कर लो, समझ लो। सो वी हैव अ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, KMT, और दिस वाज प्रपोज्ड बाय द बर्नौली इन 1738। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, KMT। सो इसका ये था कि गैसेस आर composed of large number of particles, ठीक है, large number of particles that behave like hard spherical objects in a state of कांस्टेंट रैंडम मोशन। तो इस बात को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उम्मीदें समझ आ चुकी, क्योंकि आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे 2 चैप्टर्स भी लिक्विड सॉलिड्स बहुत आसान हैं। दीज पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन जब तक until they collide with another particles
or the walls of the container. ठीक है. नंबर 3 पॉइंट है, these particles are, ये जो पार्टिकल्स हैं आर मच स्मॉलर, बहुत ज़्यादा स्मॉलर हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि अपने डिस्टेंस से भी ज़्यादा स्मॉलर्स हैं ये लोग आपस में. मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज ऑफ अ गैस इज रिमेन कॉन्स्टेंट. जब भी आपका जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज देयरफॉर रिमेन एम्प्टी स्पेस, खाली रहता है. ठीक है. नंबर 4 पॉइंट है, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बिटवीन गैस पार्टिकल्स के दरमियान और बिटवीन पार्टिकल्स एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर. ये बात भी ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नंबर 5, कोलिजन्स बिटवीन गैस पार्टिकल्स और कोलिजन्स with the walls of the container are perfectly, क्या होते हैं ऐसे कोलिजन्स, इलास्टिक. ठीक है. अच्छा, इट मीन्स दैट टोटल एनर्जी या टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. वही बात होगी जो लास्ट कोलिजन हमने पढ़ी थी. द 6th पॉइंट ऑफ द लास्ट, बल्कि नहीं, सेकेंड लास्ट भी है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स डिपेंड्स या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ द ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस. इसके अलावा किसी और चीज़ पर नहीं. एक रिलेशन होता है मेरे पास 7th ऑफ पॉइंट पर, दैट इज़ ER इज इक्वल टू 3/2 RNA-T. सो दिस इज़ द कॉल्ड काइनेटिक गैस थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सो अगर मैं एक यहाँ पे कंटेनर बनाऊँ और एक डायरेक्शन हो गैस मॉलिक्यूल्स की इस तरफ, एक हो इस तरफ और एक हो इस तरफ, और एक में बनाऊँ ऐसी कुछ कि एक हो इस तरफ, एक हो इस तरफ और एक हो इस तरफ, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसका लिखूँगा लोअर एवरेज काइनेटिक एनर्जी. सो लोअर एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यहाँ मैंने दिखा दिया हायर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सो वी हैव हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो इस तरीके से मैंने आपको रिलेशन बिटवीन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी और द टेम्परेचर दिखा दिया. और ये इक्वेशन याद कर लो, दिस इज़ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस. ER इज इक्वल टू 3/2 RNA/T. बस ये MCQ में आएगी तो याद रखना. आइडियल गैस की भी कह सकते हैं इसको इक्वेशन, मगर आइडियल गैस की थोड़ी अलग होती है. वैसे भी ये भी है, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी कह सकते हो. तो अब मेरे पास एक टर्म है जो हमने स्टॉकियोमेट्री में पढ़ी थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हम कहते हैं STP. ठीक है. सो ये SLO में खास तौर पर आपको फोकस किया गया है. सो इट इज़ व्हाट वी हैव, दैट इज़ द फोर्स exerted by 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम. अच्छा भाई, सही है. ऑफ मरकरी. ठीक है. ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सही है भाई, ये बात भी समझ आ गई मुझे. सो द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पैस्कल.
PA पैस्कल। अदर यूनिट्स जो है हमारे पास टॉर है, मिलीमीटर ऑफ आपका मरकरी है, एटमॉस्फेयर है 8 ATM, और न्यूटन मीटर इनवर्स 2 है। और इसी के साथ साथ 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये याद कर लो, MCQ में 10 दफ़ा पूछा जाता है। ठीक है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बस थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड द स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज़ बेसिकली द फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या बात हुई भाई? एक ऐसा फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं ऑफ प्योर वाटर का एट सी लेवल, जो आपके सी लेवल पर होता है, समंदर के लेवल पर, सी लेवल। सो एट स्टैंडर्ड प्रेशर, अगर मैं स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करूं, सो इट इज़ 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर की बात करूं, तो इट इज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन और 32 फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट। सो 273 केल्विन इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन इज़ इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है याद करने की, इसको याद कर लो, समझ लो। सो इसी के साथ साथ हमारे पास अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू होने वाली है चैप्टर की, सो दैट इज़ गैस लॉस, जिसके बगैर आप इस चैप्टर को ही नहीं पढ़ सकते। सो गैस लॉज में सबसे पहला लॉ है मेरे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, तो ये क्या है भाई, इसको पढ़ते हैं। सो बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ कन्फाइंड गैस, यानी कन्फाइंड यानी कि एक जगह प्लेस की हुई गैस, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द गैस, यानी कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द PV इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट। दिस इज़ द रिलेशन। और इसी के साथ साथ ये रिलेशन जब वैलिड है आपका, जब आपका टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों आपके क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, जब जाके आप ये दोनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करो। ठीक है, सो जब ये टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट हैं, सो K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ K इज़ डिफरेंट। K की जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का साइन ये होता है डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सेम गैसेस। अगर एक ही गैस है मगर उसका अमाउंट्स का अलग अलग है, तो K की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। एंड K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इफ़ P1 और V1 आर द इनिशियल वॉल्यूम्स एंड प्रेशर, एक मिनट, P1 एंड V1 आर द इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर। सो इसी के साथ साथ P2 और V2 क्या हो गए, आपके फाइनल वॉल्यूम्स एंड प्रेशर। सो द बॉयल्स लॉ कैन बी रिटन एज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, सो दैट व्हाट वी कॉल्ड P1 V1 और लाइक बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। सो बॉयल्स लॉ का अगर मैं कुछ ग्राफ दिखाना चाहूँ तो वो इस तरीके का होगा। एक मेरे पास है ये ग्राफ, यहाँ पर प्रेशर है और यहाँ पर वॉल्यूम और या फिर 1/T, और इसी के साथ साथ एक ग्राफ मेरे पास ये है और यहाँ पर प्रेशर है और दैट इज़ 1/V या फिर T। ठीक है, सो
यहाँ पर मेरे पास एक कर्व इस तरह बन रहा है, एक कर्व इस तरह बन रहा है और एक कर्व इस तरह बन रहा है। और ये मेरे पास T1 है, ये मेरे पास T2 है, ये मेरे पास T3 है। तो T1 से ग्रेटर है T2 और T2 से ग्रेटर है T3, जब भी T3 आपका ऊपर है। और जो ये सेकंड फिगर है इसमें आपका जो ओरिजिन पॉइंट है O, और यहाँ पर भी O था, तो इस ओरिजिन पॉइंट से एक लाइन तो यूँ जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, और कुछ हल्की सी ओरिजिनेट होकर फिर ऊपर जा रही है स्ट्रेट, और कुछ यहाँ से ओरिजिनेट होकर फिर ऊपर जा रही है स्ट्रेट। सो दिस वी हैव T3, T2 और T1. So here again T1 is smaller than T2 and T2 is smaller than T3. So ये जो फिगर है, when the pressure of a gas is plotted against the volume at a different temperatures, we get a family of curves, जैसे आपको इस फिगर में दिखाई जा रही है। Each curve is hyperbola. इस वाले में हमारे पास जो ग्राफ है हाइपरबोला ईच कर्व है विद डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ के, क्योंकि के हमारे पास टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो आपका कर्व कैसा है, हाइपरबोला। और ईच कर्व इज़ आइसोथर्मल, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। कौन सा टेम्परेचर कांस्टेंट पर है, ये वाला आइसोथर्मल। एज अ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज एज द आइसोथर्म गोज़ अवे फ्रॉम द एक्सिस, जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया आपका आइसोथर्मल कर्व जो है गोज़ अवे फ्रॉम द एक्सिस, ऐसे ही हो रहा है। और दिस इज़ बिकॉज द हायर टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड। हायर टेम्परेचर पर आपका जो वॉल्यूम है वो भी हायर होता है, ठीक है। सो ये रिलेशन अभी हम आगे आके पढ़ेंगे, अभी से आप इतना ही याद रखो उसको, ठीक है। तो ये एक हमारे पास टर्म है, जैसे कि P इज़ इक्वल टू K इंटू 1/V, सही है ना। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर वॉल्यूम और प्रेशर आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कहा बॉयज़ लॉ ने, ठीक है। और आपको मैंने ग्राफिकली भी समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं और आगे इसके बारे में पढ़ते हैं फर्दर। आसान है बॉयज़ लॉ, की मुश्किल नहीं है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, याद रखो उसको पढ़ना। नंबर 2 वी हैव चार्ल्स लॉ। अब ये क्या है भाई, इसको पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट इफ अ गिवन क्वांटिटी, एक मेरे पास गिवन क्वांटिटी है ऑफ गैस की, और इज़ हेल्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और वो कांस्टेंट प्रेशर पर मालूम की गई है, तो इट्स वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि असल बात जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की बताई वो बॉयज़ लॉ ने नहीं बताई, वो चार्ल्स लॉ ने बताई कि अगर मेरे पास प्रेशर एक क्वांटिटी कांस्टेंट है तो मेरे पास वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली टेम्परेचर के, यानी कि हाई वॉल्यूम हाई टेम्परेचर, हाई लो टेम्परेचर लो वॉल्यूम। और बॉयज़ लॉ ने बताया टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने पर आपका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। अच्छा जनाब, एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज, the gas molecules will begin to move around more quickly and hit the walls of the container with more force, thus the volume of the gas will be increased, ठीक है। अच्छा ये बात याद रखो कि टेम्परेचर हमेशा जो आप लोगे ना वो केल्विन की वैल्यू में लोगे, केल्विन की वैल्यू में। अगर आप V/T इज़ इक्वल टू K की बात कर रहे हो, ठीक है, और ये रिलेशन जो है आपका चार्ल्स लॉ ने बताया, V/T इज़ इक्वल टू K। So if V1 and T1 are the initial values of temperature and volume, while V2 and T2 are the final volumes of volume and temperature, then the Charles law can be stated as, अब देखो ये मेन पॉइंट है, the T, एक ऐसा टेम्परेचर T at which volume of a gas becomes theoretically zero या थ्योरेटिकली इक्वल टू ज़ीरो, तो वो कौन सा टेम्परेचर है, आओ हम उस टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। सो दैट टेम्परेचर इज़, बस थोड़ा सा बस यहाँ पे वर्किंग है, और वो ये है VT इज़ इक्वल टू V0 1 + T/273, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था रिलेशन। इफ़ अगर मेरे पास T है इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड, सो VT मेरे पास क्या हो जाएगा, इज़ इक्वल टू V0 1 - 273 / 273, ठीक है। सो VT किसके बराबर हो जाएगा, 0, क्योंकि ये पूरी वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। सो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर
जब बात की जाती है एब्सोल्यूट ज़ीरो की, बल्कि सॉरी एब्सोल्यूट ज़ीरो एक वैल्यू है एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है इसको पढ़ते हैं। सो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो वॉल्यूम बिकम्स, यार ये इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लेना, ज़ीरो थ्योरेटिकल, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। एट ज़ीरो टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो द वॉल्यूम बिकम ज़ीरो थ्योरेटिकली, एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब ज़ीरो टेम्परेचर। ऑल मॉलिक्यूलर, जब वॉल्यूम आपका ज़ीरो हो जाएगा, जब काइनेटिक एनर्जी आपकी रुक जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के इन्वर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर ज़ीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो मतलब ऑल मॉलिक्यूलर मोशंस वुड सीज यानी कि रुक जाएंगे, रुक गए। काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो, मैटर विल एक्सटेंड, आपका जो मैटर है, गैस है, वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। मैटर विल गो टू द एक्सटेंशन, ख़त्म हो जाएगा। सो मेरे पास एक टर्म है, मैं कहता हूँ इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है टू अटेन एब्सोल्यूट ज़ीरो, बट करंट एफर्ट्स हमारे पास कुछ ऐसी आ रही हैं आजकल के दौर में। एब्सोल्यूट ज़ीरो हम टेम्परेचर ले तो नहीं जा सकते, मगर करंट एफर्ट्स ऐसी आ गई हैं कि वो आपकी तकरीबन टेम्परेचर -5 केल्विन तक ले जा चुकी हैं। सो V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2 एंड दिस इज़ कॉल्ड द चार्ल्स लॉ। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द चार्ल्स लॉ। तो अब इसकी मैं ग्राफ बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो समझते हैं ग्राफ के ज़रिए। एक मिनट। सो ये जो ग्राफ है मेरे पास केल्विन स्केल का, सेल्सियस स्केल का, और आप ये देख सकते हैं कि सेल्सियस स्केल -273 और केल्विन स्केल है 0। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो ये जो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर मेरे पास मेजर हुआ है एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस रिड्यूसेस टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली -273 सेंटीग्रेड पर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस रिड्यूसेस टू ज़ीरो। अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर गिव्स अ स्ट्रेट लाइन जो आपको सामने नज़र आ रही है एंड कट्स द टेम्परेचर एक्सिस एट -273 सेंटीग्रेड। तो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक बात और है, चार्ल्स लॉ का मैंने एक और ग्राफ बनाना था जो मैं बना रहा हूँ कि टेम्परेचर इस तरफ है और वॉल्यूम इस तरफ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 40, 30, 20 और 10 और 0 मेरे पास वॉल्यूम्स हैं, और 200, 400, 600, 800 और 1000 जो है मेरे पास वैल्यूज़ हैं। और एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है। तो यहाँ पर प्रेशर है मेरे पास 180 m, यहाँ पर है 280 m, यहाँ पर है 380 m और यहाँ पर है 580 m। सो ये जो आपको चार्ल्स लॉ की इक्वेशन थी P1 V1 इज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। सो द इक्वेशन ऑफ अ चार्ल्स लॉ गिविंग अ स्ट्रेट लाइन प्रूव्ड बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स आर ऑब्टेन्ड विद डिफरेंट प्रेशर्स। हर प्रेशर के लिए अलग डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है विच आर अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो वो आपके जो प्रेशर है कांस्टेंट क्वांटिटी है। ईच कांस्टेंट प्रेशर लाइन इज कॉल्ड द आइसोबार। प्रेशर क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, कांस्टेंट हो तो आइसोबार, टेम्परेचर हो तो आइसोथर्मल, और वॉल्यूम हो तो आइसोकोरिक, और हीट का फ्लो ना हो तो एडियाबैटिक। तो मैंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है, दैट इज़ द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट लॉ, दैट इज़ द एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ। सो इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस at given temperature and pressure is directly proportional to the quantity of gas। क्योंकि आपको पता है एवोगैड्रोस लॉ जो है, एवोगैड्रोस नंबर हमेशा किसी भी चीज़ की मोल्स है क्वांटिटी से रिलेटेड होता है। सो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ अ गैस। ठीक है, सो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस कम्स डायरेक्टली विद दिस रिलेशनशिप एंड यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो बताने जा रहा हूँ मैं।
that equal volumes of gases under the same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. ठीक है कि equal volume of a gas under the same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules, क्योंकि quantity और volume same है. So Avogadro's law, which is derived from the basic idea, says that the volume of a gas maintained at a constant pressure and temperature is directly proportional to the number of moles. So V is equal to constant into n, where n is the number of moles. ठीक है. Combining all the three laws जो मैंने अभी पढ़ा है, Boyle's law, Charles law और Avogadro's law. So we have V is equal to constant into NT over P या फिर PV, और ये पूरी टर्म इज इक्वल टू होगी nRT, यानी कि PV इज इक्वल टू nRT इज़ द जनरल गैस इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस एंड R इज़ द गैस कांस्टेंट. R की वैल्यू क्या होती है मैं बताता हूँ अभी. R इज़ द गैस कांस्टेंट, ये वाली इक्वेशन याद कर लो. ठीक है. अच्छा, आप जनरल गैस की कुछ हमारे पास वेरियस इक्वेशंस हैं, तो उन इक्वेशंस को हम डील कर लेते हैं. सबसे पहले एक तो PV इज़ इक्वल टू nRT हो गई. अच्छा जनाब, सो द नंबर वन इक्वेशन वी हैव PV इज़ इक्वल टू nRT, नंबर वन. और नंबर टू मेरे पास है P इज़ इक्वल टू CRT. C इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. PV इज़ इक्वल टू M मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू RT. नंबर ये 2 थी, ये नंबर 3 हो गई. और PV इज़ इक्वल टू नहीं बल्कि P इज़ इक्वल टू M ओवर V RT. नंबर 4, 1 2 3 4 और PM इज़ इक्वल टू DRT, वे D इज़ आई थिंक डेंसिटी. अच्छा जनाब, और इसी के साथ साथ P इज़ इक्वल टू MV ओवर DRT और P इज़ इक्वल टू N ओवर VRT और C आपके पास होता है N ओवर V. तो हम ये लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू CRT. ठीक है. सो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन सिर्फ ये है PV इज़ इक्वल टू nRT, जनरल गैस इक्वेशन. ठीक है. अच्छा, अब डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर R जो हमारे पास कांस्टेंट है और उसकी फ़िज़िकल मीनिंग क्या है. R इज़ इक्वल टू 0.0821 dm³ ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. ठीक है. एक तो इसकी ये वैल्यू याद रखो और एक इसकी ये वाली वैल्यू याद रखो. R इज़ इक्वल टू 8.314 न्यूटन मीटर मोल इनवर्स के इनवर्स 1, और इसी की तरह R इज़ इक्वल टू 8.314 जूल मोल इनवर्स और के इनवर्स. बस ये इसकी तीनों वैल्यूज़ याद करें. ठीक है. अब या तो कभी आपको ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, तो आपको इसके यूनिट्स याद होने चाहिए और वैल्यूज़ याद होनी चाहिए. ठीक है. सो R जो मेरे पास है जनरल गैस कांस्टेंट, इसको मैं डिफाइन इस तरह करूँगा दैट इट इज़ द एनर्जी gained by molecules of a gas when energy gained by the molecules of a gas when the temperature of 1 mole of gas is increased by कितना होना चाहिए 1 केल्विन. दिस इज़ कॉल्ड द R डेफिनेशन. तो ये हमारे पास R की डेफिनेशन है विच इज़ जनरल गैस कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, इसके बाद अब हम बस इस चैप्टर के एंडिंग पर हैं और एंडिंग कुछ इस तरह करेंगे हम कि अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर का, दैट इज़ द आइडियल गैस.
कोई भी चीज़ आइडियल यानी कि वो मतलब रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो आइडियल गैसेस के बारे में बात करते हैं, आइडियल गैसेस के। तो जो सारे लॉज हमने पढ़े, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब आइडियल गैसेस के लिए थे जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑल गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, और इसी के साथ साथ रैंडम मोशन, और इस कांस्टेंट और रैंडम मोशन को एक नाम देते हैं ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। तो ये वाली टर्म याद कर लो। ऑल कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, मैं बता चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, नो चेंज। द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल, क्योंकि इतने कोलिजन्स नहीं होते। गैसेज हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस, बता चुका हूँ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर एंड सेम फॉर द गैसेज एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, बता चुका हूँ। गैसेज आर, अब सुन लो ये बात, ये इम्पॉर्टेंट बात है, गैसेज आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैसेस क्या होती हैं? आइडियल। जबकि क्योंकि लो प्रेशर पे लो पीक और हाई टेम्परेचर पर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती उनके आपस के दरमियान, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस वजह से जो है आपकी गैस जो है बिहेव करती है आइडियली। तो इसका उल्टा क्या होगा? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, सो आपकी गैस कैसा बिहेव करती हैं? नॉन आइडियल, यानी कि असल की जो गैसेस होती हैं वो इस तरह फॉर्म अपने आप को करती हैं, दैट इज़ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। मगर जो आइडियल गैसेस होती हैं वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सो आइडियल गैस इक्वेशन इज़, आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव PV is equal to nRT, दिस इज़ कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब इस चैप्टर की लास्ट बात को मैं बताने जा रहा हूँ, और बस थोड़ा सा ये पार्ट है, टॉपिक है, और छोटा सा एक डिफ्रेंशिएट है, इसको पढ़ लेते हैं। सो दिस वी हैव राइट नाउ आइडियल गैस, और यहाँ पर है नॉन आइडियल गैस का डिफ्रेंशिएट। नॉन आइडियल बोलें तो रियल गैस जो हमारे पास असली में होती है, इन दोनों का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? अ गैस विच ओबेज गैस लॉज, चार्ल्स लॉज, बॉयल्स लॉज, एवोगैड्रो लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस। तो इसका उल्टा क्या होगा? नॉट ओबेज, जो ओबे नहीं करती आइडियल गैस लॉ। इट हैज़ नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये बात याद रखना, आइडियल गैस के ऊपर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन भी नहीं होती, बट इट हैज़, नॉन आइडियल गैस हैज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। एक्चुअल वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल, V इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 0, बट एक्चुअल वॉल्यूम इज़ नॉट 0, नेग्लिजिबल नहीं होता। सो ये आपका डिफरेंशिएट था आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस में। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर गैसेस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना कहते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस हमने हर चीज़ यहाँ पर पढ़ ली है, ठीक है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर गैसेस चैप्टर।